हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास का 5वां दिन है। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास है। तो पॉलिटी में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था, अपनी 4 क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया था, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर अब जो हमें आज का पढ़ना है वो पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आज का अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा था कंपनी का शासन कब से कब तक था, 1773 से 1770 से 1858 तक, 1858 तक। उसमें हमने कौन से एक्ट्स पढ़े थे उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर हमने पढ़ा था 1781 का अमेंडिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। फिर 1793 का चार्टर कानून। उसके बाद था हमारा 1813 का 1813 का चार्टर कानून। उसके बाद था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट था 1833 का चार्टर अधिनियम और लास्ट था हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। किसमें था ये? जो कंपनी का शासन था उसके अंदर जो अधिनियम थे, जो एक्ट्स थे वो थे। उसके बाद क्या हुआ? 1858 से किसका शासन हो गया? ताज का शासन हो गया। कब तक रहा था? 1947 तक, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा चल रहा है। तो ताज के शासन में भी हम कौन से अधिनियम पढ़ चुके थे? पहला अधिनियम हमने पढ़ लिया था कल, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। फिर दूसरा अधिनियम हमने पढ़ लिया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा चलेगा, आज हमारा चलेगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? ये अधिनियम क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, या इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। इसमें इसकी पहली विशेषता थी, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों की ही रहता था, मतलब जो बहुमत रहता था। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल का जो अधिनियम हमने पढ़ा था 1861 का, तो उसमें क्या था? उसमें जो वायसराय था वो मनोनीत कर सकता था परिषद में, जो विधानसभा की परिषद थी, गैर सरकारी लोगों को मनोनीत कर सकता था। अब इस जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें क्या आया कि जो केंद्रीय, सेंट्रल और प्रांतीय स्टेट जो विधान परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई। पहले 3 थे, लेकिन अब उनकी क्या है, उनका नंबर्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन बहुमत अब भी कौन दे सकते हैं? किसकी रहेगी बहुमत? जो जिसको अधिकार होगा, बहुमत किसका चलेगा? सरकारी जो सदस्य हैं बहुमत उनकी ही रहेगी इस अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अब इसकी दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब पहले क्या था? पहले जो बजट आया, जो बजट पास किया गया, जो भी कानून आया, जो भारत के लोगों के लिए जो सरकार ने जो बजट पास किया, उसमें क्या था कि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था कि ये बजट, जैसे कि एजुकेशन के लिए, अब एज ए एग्जांपल देखिए, एजुकेशन के लिए जैसे 40 लाख करोड़ रुपए आया, तो किसी का भी ये अधिकार नहीं था पूछने के लिए कि एजुकेशन के लिए सिर्फ 40 लाख करोड़ ही क्यों आया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? जो 1892 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? आप लोग पूछ सकते हैं, आप
पूछ सकते हैं कि एजुकेशन के लिए इतना ही पैसा क्यों आया, वो बताएंगे कि इतना पैसा इसलिए आया। बस हम एक ही बार उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग का अधिकार नहीं हुआ था इस वाले अधिनियम के तहत, जो 1892 का अधिनियम आया था। इसमें बस हम क्वेश्चन पूछ सकते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब तीसरी इस विशेषता के बारे में जानते हैं। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो सेंट्रल काउंसिल थी, और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो गैर सरकारी सदस्य थे, उसके लिए जो नामांकन कर सकता है, जो वायसराय है, उसको इतनी शक्तियां थी कि उनके लिए उन लोगों का नामांकन वो कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में जो स्टेट की जो काउंसिल होती थी, प्रांतीय विधान परिषद, उसमें गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्तियां थी। इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। नियुक्ति करने की शक्तियां थी, मतलब जो परिषद थी उसमें जो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त होते थे, तो जो कौन था, जो वायसराय था, तो वो किसके किसके कहने पर, जो उसमें जो जिला परिषद थे, जो नगरपालिका थी, विश्वविद्यालय के लोग जो थे, व्यापारी जो ट्रेड यूनियन थी, ये जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्तियां थी। मतलब उन लोगों की, वो लोग सिफारिश करते तो उन लोगों की सिफारिशों पर वो गैर सदस्यों की नियुक्ति अपने हिसाब से कर सकता था, अगर वो लोग जिस हिसाब से बोलते। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रभाव प्रावधान किया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो अधिनियम आया था, इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, जो सेंट्रल और स्टेट काउंसिल थी, दोनों में गैर सरकारी सदस्य, जो गैर सरकारी सदस्य थे, की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रभाव प्रावधान किया। मतलब कि एक सीमित के एक टाइम पीरियड तक के इतने दिन के लिए इनकी नियुक्ति हो सकती है, उनके लिए भी एक चुनाव का प्रावधान किया गया कि इन लोगों को भी चुना जा सकता है इतने टाइम पीरियड तक के लिए, जो गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। होता तो क्या नियुक्ति ही कर रहा है वायसराय इन लोगों की, जो मैंने आपको बताया है, जो व्यापार संघ के लोग थे, इन सब की सिफारिश पर नियुक्त कर सकता था, लेकिन चुनाव शब्द का प्रावधान नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव होने लगे थे गैर सरकारी सदस्यों के लिए, जो केंद्र की और विधान परिषद की जो काउंसिल होती थी उसके लिए। ठीक है। इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अब इसको जो चुनाव की प्रक्रिया थी, इसको क्या कहा गया, चुनावी प्रक्रिया न कहकर इसको क्या कहने जाने वाला, क्या क्या जाने लगा कि निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया है ये। इतनी बात क्लियर है। तो इस अधिनियम में ये चीज़ें थी। अब इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है उसके बारे में जानते हैं। अगला अधिनियम क्या आता है इसके बाद, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बाद क्या आया, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या विशेषताएं थी इस अधिनियम की, इसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले और मिंटो दो अलग अलग लोग थे। तो इस अधिनियम, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए
मॉर्ले और मिंटो ने। तो इसलिए इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया या जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम था वो कौन सा अधिनियम था? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। या ऐसे भी आ सकता है कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, जो मॉर्ले थे वो इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। दोनों अलग अलग लोग थे। तो मॉर्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के पद पर नियुक्त थे, और मिंटो किस पद पर थे? वायसराय के पद पर नियुक्त थे, भारत के वायसराय। ठीक है, अब इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या थी? इस अधिनियम में इन लोगों ने क्या क्या सुधार किए, मॉर्ले और मिंटो ने, वो जानते हैं। पहला, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। जो केंद्रीय और विधान परिषद थी, जो सेंट्रल काउंसिल और जो स्टेट काउंसिल थी, उसकी जो आकार था वो बढ़ाया। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। पहले 16 लोग हुआ करते थे केंद्रीय परिषद में, लेकिन अब उनकी कितनी संख्या बढ़ के हो गई? उनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, मतलब एक समान नहीं थी, कभी घट भी जाते थे कभी बढ़ भी जाते थे जो प्रांतीय थी। लेकिन केंद्र में इनकी संख्या कितनी होगी? 16 से बढ़कर 60 हो गई। ठीक है, ये पहला विशेषता थी इसकी। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। अब जो सेंट्रल काउंसिल थी, जो केंद्रीय परिषद थी, तो उसमें क्या हुआ? उसमें बहुमत किसकी चलेगी? जो सरकारी लोग हैं उन्हीं की चलेगी। लेकिन अब इसमें क्या आ गया? पहला जो अधिनियम था उसमें क्या था? जो गैर सरकारी लोग थे वो काउंसिल में जा सकते थे, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, बहुमत का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ? जो प्रांतीय परिषद थी उसमें क्या वो नियम बनाया गया नया, कि सरकारी सदस्यों के बहुमत की जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, नॉन गवर्नमेंट जो सदस्य थे, उनको क्या है कि अब वो लोग बहुमत दे सकते हैं, उनको अब बहुमत देने का अधिकार है। ठीक है, अब चलिए इसकी तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। जो सेंट्रल काउंसिल थी और जो स्टेट काउंसिल थी, दोनों में ही इसने क्या किया? दोनों ही विधान परिषदों का इसने कार्य का दायरा बढ़ाया, काम कर का जो कार्य क्षेत्र था उसका दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। जैसा मैंने आपको पहले वाले अधिनियम में बताया था, जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, तो उसमें क्या था कि जो बजट आएगा उस पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। लेकिन जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें क्या हुआ कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब कि पूरक प्रश्न, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बजट पर संकल्प रखना आदि, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन के बजट पर के ये इसमें इस क्षेत्र में जो बजट रखा गया है वो इतना क्यों है, इस क्षेत्र का इतना क्यों नहीं है, वो अगर उसका जवाब देते तो भारतीय क्या करते थे, भारतीय या फिर जो भी गैर सरकारी लोग मान लो या फिर उस काउंसिल के जो भी लोग थे वो उनसे पूछ सकते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इसकी चौथी विशेषता के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। अब इससे पहले क्या था? जो वायसराय थे भारत के, जो भारतीयों को जो वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद थी, उनको क्या है, उनके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान, वो लोग इनके साथ क्या कर सकते हैं, अपनी एक एसोसिएशन बना सकते हैं। ये क्या है, उनको अनुमति दी गई इस अधिनियम के तहत। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा
जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो जब अनुमति दे दी गई, जो भारतीय लोगों को अनुमति दे दी गई एसोसिएशन बनाने की, तो जो सत्येंद्र सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, तो वायसराय की कार्यपालिका के परिषद के वो पहले सदस्य बने थे, पहले भारतीय सदस्य। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी, उसके पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, कानून सदस्य बनाया गया उनको। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका 5वां विशेषता क्या है इसकी? इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब समझने की बात है, अब इन्होंने बांटना शुरू कर दिया इंडियंस को, हिंदू और मुस्लिम ये चीज़ें फैलानी शुरू कर दी, क्योंकि ये प्रावधान आ गया कि जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करेंगे, लोगों को अलग अलग करेंगे, तो अभी से फूट डालेंगे, आगे चल के जब ये तो अलग होंगे वो। उनकी तो एक ही नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। तो ये क्या प्रावधान लिया है कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब मुस्लिमों का जो इलेक्शन होगा ना, जैसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन हुआ तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ, तो उसको सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे, हिंदू नहीं डाल सकते, हिंदुओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम सदस्य हैं, जो उनका चुनाव होगा, तो वोट कौन डालेगा? मुस्लिम मतदाता ही वोट डालेंगे। कोई हिंदू या कोई सिख या ईसाई या कोई भी अदर धर्म का और अदर कास्ट का कोई नहीं डाल सकता। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। अब जो सांप्रदायिकता थी उसको वैधानिकता प्रदान कर दी इस अधिनियम ने, और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो जो मिंटो थे उनको किस रूप में जाना गया? उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना गया, क्योंकि मिंटो ने ही सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। ठीक है, अब इसका जो लास्ट विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मतलब जो प्रेसिडेंटी कॉरपोरेशन हुआ करती थी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, विश्वविद्यालय, जमींदारों, इनके लिए अब ये अपना अलग प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। ये भी प्रावधान इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मेंशन करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी है। और गाइस प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा और लोगों के लिए भी आप आगे शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।